हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर हम आपके लिए लेके आ गए हैं बहुत ही हेल्पफुल वीडियो, सभी इंपॉर्टेंट यूनिक न्यू क्वेश्चंस के साथ, कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस के साथ, जिनका रिवीजन करना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। साथ ही साथ कुछ न्यू क्वेश्चंस भी हैं जो कि आपको पढ़ना जरूरी है आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो दोस्तों, रिवीजन करते रहिए, तब तक सफलता मिल नहीं जाती जब तक। तो मैं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी शुरू करती हूँ क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। And it is asking that in a cardiac cycle what is the ratio of ventricle systole and ventricle diastole। तो देखिए, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में हमने वीडियो में क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है ताकि दोनों ही लैंग्वेज के जो व्यूअर्स हैं वो इन क्वेश्चंस को पढ़ सकें, समझ सकें और अपनी तैयारी कर सकें। हिंदी में देखिए क्या पूछा जा रहा है कि एक हृदय चक्र में यानी कार्डियक साइकिल में जो वेंट्रिकल सिस्टोल और वेंट्रिकल डायस्टोल का जो रेशियो होता है वो कितना होता है। तो सही आंसर आप सभी ने गेस ही कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो वेंट्रिकल सिस्टोल होता है उसका जो रीडिंग होता है वो होता है 0.3 सेकेंड ड्यूरेशन होता है, और वेंट्रिकल डायस्टोल का जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 0.5 सेकेंड, और टोटल ड्यूरेशन जो होता है कार्डियक साइकिल का वो होता है 0.8 सेकेंड। तो आई होप कि दिस एक्सप्लेनेशन इज क्लियर टू यू ऑल। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन and it is asking different enzymes that catalyze same reactions are called। यानी कि विभिन्न एंजाइम जो एक ही प्रतिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं यानी कैटालाइज करते हैं, इस टाइप के एंजाइम्स को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, आपको पता है कि एंजाइम्स जो है वो बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं, और ये वो सब्सटेंस होते हैं जो कि किसी भी रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं, उसके रेट को बढ़ा देते हैं, और जो रिएक्शन के लास्ट में एज इट इज जो है बाहर हो जाते हैं। तो इन्हें हम बोलते हैं कैटालाइजर, या फिर इन्हें हम एंजाइम्स के रूप में जानते हैं। तो कौन से ऐसे एंजाइम्स हैं जो एक ही प्रतिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं और एक ही यानी सेम टाइप के बोला जा रहा है, इसलिए इन्हें आइसो एंजाइम्स के रूप में जाना जाता है। सेम रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं मींस आइसो एंजाइम्स, सेम टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कैटालाइज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द मल्टीपोलर न्यूरॉन which is located entirely within the central nervous system। यानी कि जो मल्टीपोलर न्यूरॉन है उसका नाम जो पूरी तरह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो अंदर लोकेटेड होती है उसे क्या कहते हैं, किस रूप में जाना जाता है। व्हाट इज द नेम ऑफ मल्टीपोलर न्यूरॉन विच इज लोकेटेड एंटायरली विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और क्या है सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी, इंटर न्यूरॉन। देखिए, बात की जा रही है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो पाई जाती है, इसलिए इसे इंटर न्यूरॉन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मसल हेल्प इन च्यूइंग एंड क्लोजिंग ऑफ जॉज टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन फूड। यानी कि फूड को चबाने के लिए फूड में प्रेशर डालने के लिए तो कौन सी मसल्स हेल्प करती हैं च्यूइंग और क्लोजिंग ऑफ जॉ में। तो क्या है करेक्ट आंसर। और दोस्तों, बात की जा रही है मेसेटर मसल्स की। किन मसल्स की बात की जा रही है, मेसेटर मसल्स की बात की जा रही है जो कि जबड़े में पाई जाती हैं। भोजन पर दबाव डालने के लिए मेसेटर मसल्स जो होती हैं वो जबड़े को मसल्स होती हैं, वो भोजन को चबाने और च्यूइंग में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, डेड स्पेस इज द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज इनहेल्ड बट अनेबल टू रीच गैसियस एक्सचेंज। यानी कि जो डेड स्पेस होता है वो किस रूप में जाना जाता है, हवा की वह मात्रा जो कि दैट इज इनहेल कर ली जाती है, लेकिन सभी पार्ट्स को में पहुंचने में यानी गैसियस एक्सचेंज में जो है अनेबल होती है। तो एनाटॉमिकल डेड स्पेस इंक्लूड, तो एनाटॉमिकल डेड स्पेस में कौन से पार्ट्स को शामिल किया जाता है, एनाटॉमिकल डेड स्पेस में क्या क्या शामिल किया जाता है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया एंड ब्रोंकस। यानी कि ग्रसनी, श्वसन यंत्र, श्वास नली एवं ब्रोंकस यही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनर लाइनिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इज मेड अप ऑफ विच टिश्यू। यानी कि मूत्राशय की भीतरी परत किस ऊतक से बनी होती है। एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है एपिथेलियल टिश्यूज इज करेक्ट आंसर। एपिथेलियल टिश्यूज एक्चुअली कवरिंग टिश्यूज होते हैं जो सभी एक्सटर्नल पार्ट्स एज वेल एज
इनर लाइनिंग ऑफ द इंटरनल ऑर्गन, सभी इंटरनल ऑर्गन्स के इनर लाइनिंग्स में ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए पाई जाती है, एक लेयर के रूप में, प्रोटेक्टिव टिश्यू के रूप में पाई जाती हैं। तो यूरिनरी ब्लैडर इज मेड अप ऑफ विच टिश्यू, तो एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा आपको पता है मस्कुलर टिश्यूज मूवमेंट में हेल्प करते हैं, नर्वस टिश्यूज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, और कनेक्टिव टिश्यूज एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं। So correct answer is epithelial tissues. Next question, the first book on micro teaching in India was written by which of the following author, यानी कि भारत में सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग पर पहली पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, NL दोसांझ इज करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट है जो तथ्यों और विचारों को दाएं से बाएं की तरफ व्यवस्थित करने हेतु नहीं है? देखिए क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए, नहीं पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ट मींस विजुअल एड की बात की जा रही है। चार्ट जो होता है वो टीचिंग एड्स में आता है और एक विजुअल एड है जिसे हम देख सकते हैं। इज नॉट अ लेफ्ट टू राइट अरेंजमेंट ऑफ फैक्ट्स एंड आइडियाज, यानी कि ऐसा विजुअल एड नहीं है, चार्ट नहीं है जिसमें लेफ्ट टू राइट अरेंजमेंट होता है फैक्ट्स एंड आइडियाज का। क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। चेन चार्ट की बात यहां पे की जा रही है, चेन चार्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुकेशन, इसके अलावा देखिए एवोल्यूशन चार्ट, टेबुलेटेड चार्ट एंड नरेटिव चार्ट में जो है फैक्ट्स एंड आइडियाज का अरेंजमेंट लेफ्ट टू राइट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुकेशन इज अ ट्रायंगुलर प्रोसेस, यानी कि शिक्षा एक त्रिकोणीय प्रक्रिया है। इट इन्वॉल्व्स द इंटरप्ले ऑफ, तो इसमें परस्पर क्रियाएं शामिल होती हैं किनके बीच में इंटरैक्शन होता है या इंटरप्ले होता है या अंतःक्रिया होती है, किनके बीच में, किन तीन एस्पेक्ट्स में होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर। जी हाँ, देखिए एजुकेशन की बात की जा रही है तो शिक्षक, शिक्षार्थी और पर्यावरण, यानी कि टीचर, लर्नर एंड एनवायरनमेंट इसमें शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो टीचिंग इज मोर इफेक्टिव, सूक्ष्म शिक्षण कब अधिक प्रभावी होता है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, ड्यूरिंग द टीचिंग प्रैक्टिस, यानी कि शिक्षण अभ्यास के दौरान माइक्रो टीचिंग बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैच द फॉलोइंग से संबंधित है, आपको सही मिलान करना है। तो इंग्लिश में हम आपको ये क्वेश्चन समझा देते हैं, इसके बाद हिंदी में भी ये क्वेश्चन हम आपको बता देंगे, क्योंकि इंग्लिश में ये टर्म्स काफी अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएंगे। तो देखिए क्या बोला जा रहा है कि ग्रुप इन्वेस्टिगेशन का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है कि वर्किंग ऑफ द स्टूडेंट्स इन स्मॉल ग्रुप्स टुगेदर, एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए स्टूडेंट्स के द्वारा छोटे से ग्रुप में जो है इन्वेस्टिगेशन करना ग्रुप इन्वेस्टिगेशन कहलाता है। डिस्कशन का संबंध किससे होगा? तो नंबर 3 हो जाएगा कि इंटरेक्शन विद और अमॉन्ग द पार्टिसिपेंट्स इन द फॉर्म ऑफ डिबेट और डिटेल्ड रिटन ट्रीटमेंट, यानी कि कुछ पार्टिसिपेंट्स के बीच में इंटरेक्शन जो है उसे डिस्कशन कहते हैं, जो कि डिबेट के फॉर्म में या डिटेल्ड रिटन ट्रीटमेंट के रूप में हो सकता है किसी भी टॉपिक पे। ओरिएंटेशन का संबंध जो है वो क्या है? द प्रोसेस ऑफ फेमिलियराइजिंग स्टूडेंट्स विद द सब्जेक्ट मैटर, फैक्टर्स एंड कंडीशंस, यानी कि वह प्रोसेस जिसमें स्टूडेंट्स को फेमिलियर किया जाता है किसी भी सब्जेक्ट मैटर से या उन फैक्टर से जो कि किसी लर्निंग कंडीशन को डिफाइन करते हैं या जिसपे लर्निंग डिपेंडेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 का क्या होगा? देखिए इससे साइकोमोटर लर्निंग की बात की जा रही है। साइकोमोटर लर्निंग तो आपको पता ही है कि दिस लर्निंग इन्वॉल्व्स कोऑर्डिनेटिव एफर्ट एंड इज रिलेटेड टू गेनिंग ऑफ एथलेटिक लाइक skill which typically involves movement. Psychomotor learning means movement, action और strength से related activities। और ड्रिल, लास्ट नंबर पे ड्रिल पूछा गया है, तो ड्रिल का संबंध देखिए किससे होगा? इंस्ट्रक्शंस बाय मींस ऑफ रिपीटेड एक्सरसाइजेस विद अ व्यू टू एनहांस फंडामेंटल स्किल्स, यानी कि कमांड्स देना, किसी स्किल को समझाना या रिपीटेड एक्सरसाइज के लिए जो है इंस्ट्रक्ट करना, ये क्या कहलाता है? ड्रिल कहलाता है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ये हिंदी में क्वेश्चंस हैं, आप इसे पढ़ लीजिए। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एजुकेशन
technology is a systematic way of designing, carrying out and evaluating the total process of learning. मीन्स शिक्षा प्रौद्योगिकी विशिष्ट उद्देश्यों के संदर्भ में सीखने और शिक्षण की कुल प्रक्रिया को डिजाइन करने, निष्पादित करने और मूल्यांकन करने का एक व्यवस्थित तरीका है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, मैकमूरिन के द्वारा यह परिभाषा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरनेट एक्सप्लोरर वॉज इन्वेंटेड एंड रिलीज्ड बाय, इंटरनेट एक्सप्लोरर की खोज किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, माइक्रोसॉफ्ट कोऑपरेशन इज करेक्ट आंसर। मींस इंटरनेट एक्सप्लोरर का आविष्कार जो है माइक्रोसॉफ्ट कारपोरेशन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट ज्ञान पाठ योजना मीन्स लेसन प्लान की बात की जा रही है, नॉलेज लेसन प्लान के किस भाग में बच्चों को स्वयं कुछ बनाने और समस्याओं को हल करने की स्थिति का पता लगाने का मौका दिया जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है दोस्तों, इन सभी क्वेश्चंस को आपको पढ़ना जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और देखिए, जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण इज करेक्ट आंसर। जनरलाइजेशन is a part of knowledge lesson plan in which the children are given a chance of making something to their own and explore the situation to solve a problem. Next question, which of the following theories present the social aspects of learning, यानी कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत सीखने के सामाजिक पहलुओं को प्रस्तुत करता है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है, ऑब्जर्वेशन। सामाजिक पहलुओं की बात की जा रही है यानी निरीक्षण, अवलोकन, ऑब्जर्वेशन सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द अप्रोच टू लेसन प्लानिंग, यानी कि इनमें से कौन सी पाठ योजना की पद्धति नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, द इंडियन अप्रोच, भारतीय पद्धति कोई भी लेसन प्लान की पद्धति यानी कि मेथड में नहीं आता। इसके अलावा देखिए, प्रोजेक्ट अप्रोच, द इवैल्यूएशन अप्रोच एंड द हर्वेरियन अप्रोच आर द अप्रोचेज ऑफ लेसन प्लानिंग, ये पाठ योजना की पद्धतियों में शामिल की जाती हैं। विच इज वास्ट इन स्कोप, यानी कि किसका विस्तृत क्षेत्र है, किसका क्षेत्र जो है वो विस्तृत है? क्वेश्चन नंबर 43, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टीचिंग स्ट्रैटेजी, यानी शिक्षण रणनीति का जो क्षेत्र होता है वो काफी विस्तृत है। वास्ट इन स्कोप, इसका बहुत ज्यादा महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, मीन्स मेन फॉर्म ऑफ एजुकेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, यानी शैक्षिक प्रौद्योगिकी का मुख्य रूप क्या होगा? तो ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी से संबंधित है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन का संबंध किससे होगा? तो कम्युनिकेशन मतलब बातचीत करना, इंटरैक्शन करना, तो इंटरैक्टिव प्रोसेस हो जाएगा। रोल प्लेइंग स्ट्रैटेजी इज यूज्ड फॉर, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, ट्रेनिंग। एक प्रकार की ट्रेनिंग होती है जिसमें रोल मॉडल जो है यानी कि कोई रोल दे दिया जाता है और उसे आपको प्ले करना होता है, किसी का कैरेक्टर आपको निभाना होता है। माइक्रो टीचिंग डिवाइस क्या है? तो बक एंड एलन के द्वारा दी गई थी माइक्रो टीचिंग डिवाइस, ये सही है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड इट इज आस्किंग दैट गुथरी रिजेक्टेड विच थॉर्नडाइक्स लॉ, यानी कि गुथरी के द्वारा थॉर्नडाइक के किस नियम को रिजेक्ट कर दिया गया था? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, लॉ ऑफ इफेक्ट इज करेक्ट आंसर। मीन्स गुथरी ने थॉर्नडाइक के किस कानून को खारिज किया यानी रिजेक्ट किया? तो प्रभाव का कानून, यानी कि लॉ ऑफ इफेक्ट इज करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आज के ये 2 क्वेश्चंस, लास्ट 2 क्वेश्चंस जो कि स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 46 एंड 47, अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो इन दोनों ही क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।